नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कौशिक मेरे YouTube चैनल आरकेएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 7 लेके आया हूं, जो कि एसएसटी में चलती है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित रीट के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जितने भी विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अब आप लोग जितने भी रीट की तैयारी कर रहे हैं काफ़ी अलर्ट हो जाइए, क्योंकि कभी भी रीट की विज्ञप्ति आ सकती है और बहुत जल्दी इसका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होने में इसमें टाइम नहीं लगेगा, इसलिए आप लोग ये सोच रहे हो, पानी पी लेता हूँ। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आराम से तैयारी करेंगे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब विज्ञप्ति आएगी जब तैयारी करेंगे, तो ऐसा आप बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तुरंत एकदम से पास नहीं हुआ जाता, बहुत लंबी तैयारी करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रेटेजी तैयार सेटअप करनी पड़ती है, तब जाके कोई सफलता मिलती है। मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला है आईपीएस की कहानी, उसमें पूरी उसकी हिम्मत और लगन की पूरी परिभाषा मैंने उसमें समझाने का प्रयास किया है। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें कि एक आईपीएस की कहानी जो कि विपरीत परिस्थितियों में मुंबई का कमिश्नर बन गया, तो उस जैसी विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी उसने अपने जज्बे को कमज़ोर नहीं होने दिया और अंततः वह एक आईपीएस को आईपीएस बना। आईएएस के एग्ज़ाम को फाइट किया और आईपीएस रैंक उसको मिली। तो आप भी एक मन लगा के थर्ड ग्रेड की रीट की तैयारी कीजिए, 100% आपको सफलता मिलेगी और ईश्वर आपको सफलता देगा। और साथ ही मेरे इस चैनल को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि विद्यार्थी क्या करते हैं, चैनल को तो आराम से देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरे समझ में नहीं आता उन्हें सब्सक्राइब करने में क्या जोर आता है, क्योंकि सब्सक्राइब करने में उन्हीं का ही फायदा होता है। जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही आएगा, और आप लोगों के पास आएगा तो आप आसानी से मेरे वीडियो को देख सकेंगे। मैं तो मेरा धर्म निभा रहा हूँ पढ़ाने का, तो आप लोग भी अपना धर्म निभाइए, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए करें। फ्री में आपको ज्ञान मिल रहा है, नहीं तो यही ज्ञान लेने के लिए आपको 20 से 25 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं कोचिंग क्लास में जाके। तो आराम से उसका ज्ञान का फ़ायदा लीजिए और साथ ही मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए आप लोग। चलो ठीक है, अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये आप लोगों के सामने टॉपिक आ चुका है, मानव जीवन और आजीविका। ये आप लोगों के कक्षा 7 का 7वें नंबर का चैप्टर है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला ही इसका टॉपिक है पहाड़, वन और समुद्र तटीय परिवेश। पिछले अध्याय में हमने मैदानी मरुस्थलीय परिवेश के 3 अलग अलग गांवों के जीवन का अध्ययन किया। बिल्कुल किया, मैं पढ़ा चुका हूँ छठे चैप्टर के अंदर। इस अध्याय में हम पहाड़, वन, समुद्र के तटीय परिवेश के 3 और गांवों की सैर करेंगे। पहला है एक पहाड़ी गांव। यदि एक पहाड़ी गांव को देखते हैं तो अपन चलते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व चंबा में 1400 मीटर की ऊंचाई पर एक गांव है जिसका नाम है दिवोली। याद रखिएगा, जिसका नाम है दियोली। दियोली। एक टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार सड़क आपको इस पहाड़ी गांव तक ले जाती है। यह बहुत ही छोटा सा गांव है, केवल 15 से 20 घर होंगे। यहाँ पहाड़ों पर ज़्यादातर गांव छोटे ही हैं। पहाड़ी इलाका होने के कारण समतल भूमि की कमी है। घर ढलानों पर बसे हैं। अधिकतर घर लकड़ी और मिट्टी के बने हैं जिनकी छतें तिरछी हैं, और ताकि बारिश का पानी या बर्फ ज़्यादा समय तक जमा न रहे। कुछ घरों की छत सपाट भी होती है जिन्हें मिट्टी से बनाया जाता है ताकि सर्दियों में मक्का सुखाने अथवा जानवरों का चारा रखने के लिए उपयोग में लाया जा सके। क्लियर हो गई बात। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मित्रों जितनी भी पुस्तकें हैं उनकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को प्रत्येक लाइन के ऊपर ध्यान देना है। क्लियर है बात। ढलानों पर ही खेत, सीढ़ी नुमा खेतों पर लोग कृषि करते हैं। ये सीढ़ी नुमा खेत बने हुए हैं। सीधा प्रश्न आता है कि सीढ़ी नुमा जो खेत होते हैं वह कहाँ पर, सीढ़ी नुमा जो कृषि की जाती है वह कहाँ की जाती है, तो पहाड़ी इलाकों में सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है। सीधा प्रश्न बनता है, प्रश्न डायरेक्ट नहीं आता, प्रश्न हमारे को किताब में से निकालना पड़ता है मित्रों। क्लियर हो गई बात। मूल रूप से मक्का, आलू, मटर, टमाटर उगाया जाता है। वहीं इन्हीं खेतों में सेब के बागान भी हैं। मिट्टी पथरीली और जलवायु शीतोष्ण है। सर्दियों के महीने में एक बार बर्फ जरूर गिरती है। वर्षा भी ठीक ठाक ही होती है। बारिश के पानी से मिट्टी का कटाव भी बहुत ज़्यादा होता है। इन्हीं सीढ़ी नुमा खेतों से मिट्टी का कटाव भी रोका जाता है। ये मिट्टी का कटाव सीढ़ी नुमा खेतों के माध्यम से आसानी से रोक दिया जाता है, क्योंकि पानी धीरे धीरे नीचे उतरता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो वह मिट्टी को ज़्यादा बहा के नहीं ले जा सकता है मित्रों।
सर्दियों में केवल मटर और आलू उगाया जाता है। समस्त फसलें केवल जीवन निर्वहन के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। मात्र टमाटर और सेब ही हैं जिन्हें बेचा जाता है। सेबों को जालंधर की मंडी में बेचा जाता है। कृषि के साथ लोग गाय और बैल भी पालते हैं। गाय का उपयोग दूध और घी के लिए किया जाता है, वहीं बैल खेत जोतते हैं। अपने यहाँ पे समतल की तरह नहीं है कि समतल में ट्रैक्टर खेत जोत दें, तो इतने बड़े बड़े खेत नहीं होते हैं मित्रों की ट्रैक्टर खेत जोत दें। सीढ़ी नुमा खेत होते हैं जो पहाड़ों को काट कर उनकी सीढ़ी नुमा तरीके से बनाए गए हैं। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अपन। यहाँ अधिकांशतः सदाबहार वन हैं जिनके पत्ते नहीं झड़ते हैं। इन पेड़ों की पत्तियों का उपयोग जानवरों के चारे के रूप में होता है और लकड़ी ईंधन के रूप में उपयोग में लाई जाती है। खाना पीना खेतों से प्राप्त उपज से ही हो जाता है। आय के लिए लोग मजदूरी करते हैं और जड़ी बूटी इकट्ठी करके बेचते हैं। आय के स्रोत के अभाव में युवा सोलन व पंजाब के शहरों में स्थित कारखानों की तरफ पलायन करते हैं। औरतें घर के काम के साथ साथ खेतों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। अब है जंगल में बसा एक गांव। जंगल कई जनजातियों का प्रमुख आवास है। क्लियर होगी बात। इन जनजातियों के पास न केवल बहुत कम कृषि योग्य भूमि होती है वरन आजीविका के भी सीमित अवसर होते हैं। ऐसी सूरत में जंगल इन जनजातियों की साझा संपत्ति और आजीविका का स्रोत है। ऐसा ही एक गांव है राजस्थान में स्थित उदयपुर जिले के गोगुंदा के पास चित्रावास। अब आप देखो राजस्थान का भी नाम आ गया है चित्रावास, सीधा आएगा चित्रावास कहाँ स्थित है, डायरेक्ट उदयपुर। चित्रावास यानी चीते का घर। ये भी एक फर्स्ट क्लास प्रश्न बनता है आप लोगों के। चित्रावास यानी चीते का घर। क्लियर हो गई बात मित्रों। अरावली के दक्षिण छोर पर स्थित चित्रावास हमेशा से घने जंगलों में घिरा रहा है। लगभग 150 घरों वाला यह गांव मूलतः गरासिया जनजाति का बसेरा है। यहाँ पर मुख्य रूप से कौन सी जनजाति रहती है मित्रों? गरासिया। इस बात को याद रखिएगा। बसेरा है। गरासियों के अतिरिक्त यहाँ कुछ घर गमेतियों के भी हैं। घर एक दूसरे से दूर बिखरे बिखरे हैं और घर ज्यादातर मिट्टी, लकड़ी और पत्थर से बने हैं और चौकोर होते हैं। लोगों के पास बहुत छोटे छोटे खेत हैं जो औसतन 1.5 से 6 बीघा जितने बड़े हैं। ज्यादातर कृषि बारिश में ही होती है, जब मूंग, तिल, उड़द, मक्का बोया जाता है। सर्दियों में केवल उन्हीं खेतों में बुआई होती है जहां पानी की पर्याप्त उपलब्धता हो। सरसों और चना यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। चना सुमेरपुर में बेचा जाता है, यहाँ जहाँ से व्यापारी गांव में खरीदी करने आते हैं। आदमी का काम केवल खेती में जुताई और बुआई तक ही सीमित है। बाकी सारा काम औरतें करती हैं। इन जंगलों में खूब सीताफल होते हैं जिन्हें बच्चे और औरतें तोड़कर इकट्ठा करते हैं और इन सीताफलों को लोग जोधपुर की मंडी में बेचने के लिए जाते हैं। बारिश के मौसम में जब सीताफल पकने लगते हैं तो हर रोज एक गाड़ी इन फलों की टोकरियों को मंडी ले जाती है। सीताफलों के अलावा ये लोग जंगलों में रतनजोत के बीज भी इकट्ठा करते हैं जिनकी बाद में पंचायत द्वारा व्यापारियों के लिए बोली लगाई जाती है। इन्हीं जंगलों से ये लोग ईंधन भी जुटाते हैं। गांव वाले केवल जंगल का इस्तेमाल ही नहीं करते बल्कि उनका संरक्षण भी करते हैं। उनकी जिंदगी काफी हद तक इन्हीं जंगलों के इर्द गिर्द घूमती है। गांव में बहुत सारी साझा संपत्ति भी है जिसका इस्तेमाल गांव वाले पशुओं को चराने के लिए करते हैं। साझा संपत्तियां क्या है? गांव में कई ऐसे स्थान भी होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं होते। ये स्थान हर किसी के उपयोग के लिए खुले हैं। ग्रामीण चारागाह, मैदान, जंगल, नदी, तालाब इत्यादि जो संपूर्ण समुदाय द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं साझा संपत्ति कहलाते हैं। क्या आप जानते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत में कई जनजातियां ऐसी हैं जो स्थानांतरित कृषि करती हैं, जैसे जिसे झूम की कृषि कहा जाता है। तो याद रखिएगा उत्तर पूर्वी भारत में जो स्थानांतरित कृषि होती है उसे झूम की कृषि कहते हैं।
इस प्रकार की कृषि में लोग जंगलों को काटकर या जलाकर खाली जगह बनाते हैं जिसमें कृषि की जाती है। जब ये भूमि ज़्यादा उपजाऊ नहीं रहती है तो ये जनजातियां दूसरी जगह पलायन कर जाती हैं तथा इसी प्रक्रिया को दोहराती हैं। इसी बीच खाली छोड़ी गई भूमि में पुनः जंगल उग जाते हैं। इस पूरे चक्र को झूम चक्र कहते हैं। क्लियर हो गई बात मित्रों? इसे दुनिया में अलग अलग हिस्से में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है, जैसे भारत में झूमिंग, मेक्सिको में मिल्पा, ब्राजील में रोका, मलेशिया में लदांग। ये सारे के सारे जो प्रश्न है मित्रों, ये कॉम्प्लेक्स टाइप मिलाने में आ जाते हैं, तो आप लोगों को इसको याद करना, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ कि भारत में तो झूमिंग कहते हैं, मेक्सिको में मिल्पा कहते हैं, ब्राजील में रोका कहते हैं और मलेशिया में लदांग कहते हैं। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। समुद्र के किनारे, ये चित्रावास गांव में एक आदिवासी का चित्र बनाया हुआ है। गांव में एक खेत पर काम करती महिलाएं दिखाई गई है। राजस्थान के उदयपुर का एरिया है। समुद्र किनारे का जीवन, समुद्र किनारे स्थित तटीय इलाकों को तटीय प्रदेश कहते हैं। भारत की मुख्य भूमि तथा द्वीप समूह को मिलाकर लगभग 7,600 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा है। इस बात को याद रखिएगा। भारत की मुख्य भूमि तथा द्वीप समूह को मिलाकर लगभग 7,600 किलोमीटर लंबी तटीय सेवा है। इस बात को आप लोग याद रखना कि इतनी तटीय इसकी रेखा बनी हुई है। इन तटों पर कई गांव बसे हैं। इनमें से एक गांव है केरल के मालाबार तट में बसा धर्मदम गांव। समुद्र के किनारे नारियल के पेड़ों से घिरा धर्मदम, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई तीनों समुदायों के लोग रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब मानव इतिहास में हम एक जगह की से दूसरी जगह आने जाने लगे तो हमने स्थायी जीवन जीना आरंभ किया तथा व्यापार आदि में और संलग्न होने लगे, तब समुद्री मार्ग ही थे जो सबसे सस्ता और तेज साधन बनकर उभरे। इन समुद्री मार्गों से न केवल व्यापार होता परंतु धर्म और संस्कृति का प्रसार भी होता था। इन्हीं केरल के तटों पर भारत में सर्वप्रथम ईसाई धर्म और इस्लाम का प्रसार हुआ था। समुद्र किनारे से, अब याद रखिएगा कि इन्हीं केरल के तटों पर भारत में सर्वप्रथम ईसाई और इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ था। यदि आपको प्रश्न आता है तो केरल के तटों या केरल में ही ईसाई धर्म और इस्लाम का प्रसार सबसे पहले हुआ था। क्लियर होगी बात? समुद्र किनारे बसे होने के कारण यहाँ लोग मछली पालन करते हैं। यहाँ हिंदू मछुआरों को अरैया कहा जाता है। देखो कितना अच्छा है, अरैया क्या है? मछुआरे हैं, उन्हें अरैया कहा जाता है। अरैया कहा जाता है। यहाँ मछली के अतिरिक्त समुद्र तट से प्राप्त अन्य जीवों जैसे सीप, घोंगा आदि भी पकड़ा जाता है। समुद्र के किनारे मौसम सुहावना रहता है। यहाँ नारियल के पेड़ भी बहुत होते हैं जिसके हर हिस्से का उपयोग किसी न किसी रूप में किया जाता है। यहाँ नारियल के तेल में ही खाना पकाया जाता है। साथ ही साथ नारियल की छाल से रस्सी बनाने का काम भी किया जाता है। पेड़ के तने का उपयोग लोग पांडाल को सहारा देने के लिए करते हैं। अब तो सभी घर पक्के हैं। पहले इन तनों का उपयोग घर की खपरेल को सहारा देने के लिए किया जाता था। क्लियर हो गई बात मित्रों? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। ये अपने पास समुद्र के तटीय लोगों की आजीविका है। ये जाल पड़े हुए हैं, ये जाल बिछा रहे हैं। लोग मछली पकड़ने के अलावा थोड़ी बहुत खेती भी करते हैं, जहां सब्जियां जैसे कद्दू, तरबूज आदि उगाए जाते हैं जिन्हें गांव के स्थानीय बाजारों में बेचा जाता है। यहाँ केले भी बहुत उगाए जाते हैं। लोग भोजन केले के पत्तों पर ही करते हैं। लोग गाय, भैंस, बकरियां पालते हैं। क्लियर होगी बात? समुद्री तटों पर लोग सैर सपाटे के लिए भी आते हैं। इस कारण यहाँ पर्यटन का भी विकास हो रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा तट का सौंदर्यीकरण किया गया है ताकि आने वाले पर्यटक समुद्र के किनारे की सुहावनी आबो हवा तथा समुद्र नज़ारों का लुत्फ उठा सके। इन सब क्रियाओं के अलावा लोग मजदूरी भी करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन।
यहाँ पे कुछ आप लोगों के चैप्टर खत्म हो गया। इस चैप्टर में से आप लोगों के 2-3 क्वेश्चन बनते हैं जिसको कि आप लोगों को याद करना पड़ेगा। जैसे समुद्री तटीय प्रदेश में पाया जाने वाला मुख्य वृक्ष कौन सा है? आक है, सेब है, नारियल है, रतनचोद है। इनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है जो राइट आंसर है। सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है पहाड़ी प्रदेशों में, मैदानों में, पठारी भागों में या रेगिस्तान में। क्लियर है बात? यह आप लोगों के खुद के लिए है, मैं पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा सा चैप्टर है, जल्दी समाप्त हो गया 15-1 मिनट में ही। ये आप लोगों के स्थानांतरित कृषि है और ये देश के नाम है लदाख, मिल्मा, रोका, जुमिंग। इधर है भारत, ब्राजील, मेक्सिको और मलेशिया। इसको आप लोगों को मिलान करना है मित्रों। और प्रत्येक एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आता है जो कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। क्लियर होगी बात? मेरे द्वारा ये पढ़ाया हुआ मैटर आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ आप मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और बहुत जल्दी मैं वापस लौटता हूँ एक और नया टॉपिक लेके। इसके साथ ही नमस्कार मित्रों।